दोस्तों, नमस्कार। मैं डी के व्यास व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस नए वर्ष के उपलक्ष्य पर हमने तय किया है कि हम आज से इतिहास विषय को भी पढ़ाना प्रारंभ करेंगे और इस इतिहास में वे सभी कंटेंट, वे सभी पहलू शामिल करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे इतिहास। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे इतिहास माने क्या। इतिहास क्या है, ठीक है। इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों हम देखें तो इतिहास में हमारे जो पीछे गुजर गया अतीत, उस अतीत का अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है इतिहास में दोस्तों? अतीत का अध्ययन किया जाता है। अतीत का अध्ययन। तो दोस्तों ये अतीत का अध्ययन, इस अतीत के अध्ययन में क्या, अतीत के अध्ययन में एक तो क्या मिलेगी, हम जो प्राचीन काल में जो हमारा समय गुजर गया, उस समय गुजरे हुए समय में जो जो घटनाएं घटित हुई है उन सब का अध्ययन किसमें करते हैं? हम इतिहास में करते हैं। लेकिन वो ऐतिहासिक दृष्टि से उसके कुछ पहलू होते हैं दोस्तों, उन पहलू और मापदंड के आधार पर घटित होनी चाहिए। इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हो गई दोस्तों, वो सब की सब इतिहास में नहीं पढ़ी जाती है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका संबंध मानव जीवन से होता है, उनके साक्ष्य हमें मिलते हैं और उसमें कुछ निश्चित क्रमबद्धता पाई जाती है। तो इसके कुछ पहलू होते हैं। वो पहलू क्या है? एक तो इतिहास में क्या पाई जाएगी? क्रमबद्धता। क्या पाई जाएगी दोस्तों? क्रमबद्धता पाई जाती है। दूसरा, इसमें क्या पाई जाती है? एक इसका संबंध किससे होता है? मानव जीवन से। मानव जीवन से इसका संबंध होता है दोस्तों। और तीसरा कि इसकी हमें ऐतिहासिक ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। तो जिसके हमें ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं और जिसमें क्रमबद्धता पाई जाती है और जिसका संबंध मानव जीवन शैली से है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों कि इतिहास का प्रादुर्भाव कई लाखों वर्ष पूर्व से माना जाता है। हम इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से दोस्तों तीन भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं दोस्तों? एक होता है प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा होता है दोस्तों मध्यकाल, मध्यकाल। और तीसरा है आधुनिक काल, आधुनिक काल। बात करें दोस्तों एशियन हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीन कालक्रमों में हमने इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया है। ठीक है। तो दोस्तों इतिहास को इन तीन अध्ययन दृष्टिकोणों में विभाजित करते हुए इसको परिभाषित किया है। सबसे पहले बात करें हम प्राक ऐतिहासिक काल की। दोस्तों प्राक ऐतिहासिक काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इसका समय क्या माना जाता है? ठीक है। मध्यकाल की कौन कौन सी घटनाएं हैं, मध्यकाल का समय पीरियड कब से कब तक का है, तथा आधुनिक काल का पीरियड कब से कब तक का है, इसके दौरान की घटनाएं कौन कौन सी हैं जो हमें लिखित और किसी प्रकार से प्राप्त होती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इतिहास को इन तीन भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन दोस्तों जो ये तीन प्रकार में इसको विभाजित किया है, ये तीनों प्रकार इनके साक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर विभाजित किए गए हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की, ठीक है, फिर बात करेंगे मध्यकाल की और फिर बात करेंगे आधुनिक काल की। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। तो किन किन ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर हमने इनकी गणना की है कि ये प्रागैतिहासिक काल में रहेंगे और ये कालखंड मध्यकाल में रहेगा और ये वाला कालखंड आधुनिक काल में रहेगा। तो हम देखते हैं किस कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य को। दोस्तों हम ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इन कालखंडों को विभाजित किया है, तो हमें ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों ऐतिहासिक साक्ष्य। ठीक है। तो ऐतिहासिक साक्ष्य दोस्तों हमें तीन प्रकार के प्राप्त हुए हैं। कितने प्रकार के प्राप्त हुए दोस्तों? तीन प्रकार के प्राप्त हुए हैं। जो पहला ऐतिहासिक साक्ष्य जिसे हम कहे उसे बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। कौन से स्रोत? पुरातात्विक स्रोत। तो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जो कहीं कहीं जमीन की खुदाई की, बस हमें कुछ औजार या कुछ शस्त्र, उस समय की कुछ संस्कृति हमें मिली है, उन्हें कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। तो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से स्रोत आते हैं उनकी हम बात करें तो एक अभिलेखीय स्रोत, अभिलेखीय स्रोत, बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। ठीक है। तो अभिलेखीय स्रोत किस में आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में। बहुत सारे अभिलेख हमें यहाँ
मिले हैं। दूसरे हम बात करें दोस्तों अभिलेखों के अलावा मिट्टी के बर्तन, क्या, मिट्टी के बर्तन। इसके अलावा देखा दोस्तों तो यहाँ हमें मिली है मुद्राएं, क्या मिली है, मुद्राएं, क्या मिली है, मुद्राएं मिली है। और देखिए दोस्तों हमें कुछ भित्ति चित्र भी मिले हैं, भित्ति चित्र, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन से अभिलेख मिले हैं इनके, इनको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। मिट्टी के बर्तन कौन कौन से और किस किस जगह से हमें मिले हैं, और मुद्राएं कौन कौन सी मिली है, और भित्ति चित्रों के बारे में बात करें दोस्तों। भित्ति चित्र भारत में सर्वप्रथम भित्ति चित्रों के साक्ष्य भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले हैं। तब जबकि एक और साक्ष्य हमें मिले हैं, वो मिले हैं सोहन घाटी से। कहां से मिले हैं, सोहन घाटी से। दूसरे स्रोत की बात करें दोस्तों तो दूसरे स्रोत है हमारे यहाँ साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, कौन से स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों को भी दोस्तों दो भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है, दो भागों में। पहला भाग है उसे कहते हैं धार्मिक स्रोत, कौन से स्रोत, धार्मिक स्रोत। और जो दूसरे स्रोत हैं उसे कहते हैं धर्मेत्तर स्रोत, धर्मेत्तर स्रोत। अर्थात धार्मिक स्रोत का तात्पर्य है ऐसी पुस्तकें या ऐसी रचनाएं, ऐसे ग्रंथ जिनका संबंध किसी न किसी धर्म किसी से है और उनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिली है, उन्हें कहा जाता है धार्मिक स्रोत। वैसे ही धर्मेत्तर स्रोत अर्थात धर्म से इतर, धर्म से अलग किसी प्रकार के साक्ष्य जिसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है लेकिन प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं धर्मेत्तर स्रोत। दोस्तों धार्मिक स्रोत की बात करें तो धार्मिक स्रोत में हम देखें तो वेद, पुराण, ठीक है, इसके अलावा महाभारत, रामायण, ये क्या है दोस्तों, धार्मिक स्रोत हैं। और धर्मेत्तर स्रोत की बात करें दोस्तों तो अपन इसमें देखते हैं सर्वप्रथम कौटिल्य का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और बात करें दोस्तों हम इसके अलावा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम देखें तो दोस्तों भास की स्वप्न वासु दत्ता, स्वप्न वासु दत्ता। ऐसे दोस्तों अनेक स्रोत हैं जिनका संबंध किसी धर्म से नहीं है और उनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों अब नेक्स्ट जो तीसरा स्रोत है वो है विदेशी स्रोत, स्रोत। तो विदेशी स्रोत में बात करें दोस्तों, जो विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए और यहाँ आकर के उन्होंने इतिहास के बारे में लिखा, इतिहास को बताया कि इस समय ये राजा थे, इस समय यहाँ के राजा द्वारा यहाँ आक्रमण किया गया था, उन सब की जानकारी हमें विदेशी स्रोतों द्वारा भी मिलती है। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंडिका, इंडिका दोस्तों लिखी है किसने, इंडिका के मेगास्थनीज, राइटर कौन है, मेगास्थनीज। इंडिका के राइटर कौन है, मेगास्थनीज। इसके अलावा देखिए हम दोस्तों प्लिनी हो गए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्री आए जिनमें अपन पढ़ते हैं फयान आया, हेनसांग आया, ठीक है। तो ये सब इन सब लोगों ने यहाँ आकर के हमें उस तत्कालीन परिस्थिति के बारे में बताया कि इस समय ये लोग यहाँ शासन करते थे और उनका साम्राज्य यहाँ से यहाँ तक था। तो जितनी भी जानकारी हमें मिलती है उन सबके स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत हम कहें उनको तीन भागों में विभाजित कर रखा है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। मैंने आपको बताया पुरातात्विक स्रोत में कुछ स्रोत हैं जो हमें देखने को मिलेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, और साहित्यिक स्रोत में हमने इसको दो भागों में विभाजित किया, धार्मिक और धर्मेत्तर। धार्मिक में मैंने बताया जो धर्म से जुड़े हुए साक्ष्य हैं वो धार्मिक स्रोत कहलाए, और जो धर्म से इतर है अर्थात धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं है, वे सब किस में आएंगे, धर्मेत्तर स्रोत में आएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने पढ़ा विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोतों में जो विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए उन्होंने यहाँ का जो विवरण प्रस्तुत किया उससे हमें जो इतिहास की जानकारी मिलती है वो विदेशी स्रोत कहलाए। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि इतिहास का अध्ययन की दृष्टि से हमने उसको तीन भागों में विभाजित कर रखा है। तो हम पहला देखें तो प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आता है मध्यकाल जिसे आदि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, और फिर आता है ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल। दोस्तों देखें प्रागैतिहासिक काल का जो समय पीरियड है वो 250 लाख ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 3000 ईसा पूर्व तक की जो समय अवधि है वो प्रागैतिहासिक काल की
कहलाती है। वैसे हम देखें आदि ऐतिहासिक काल का जो समय काल है दोस्तों 3000 ईसा पूर्व से लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है, और आधुनिक काल का समय पीरियड 1500 से या 1000 ईसा पूर्व से लगभग आधुनिक समय तक का जो समय पीरियड है वो किसमें आता है, ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल में आता है। अब दोस्तों हम बात करें क्या प्रागैतिहासिक काल में जिस मानव का जन्म हुआ उस मानव को किसी प्रकार की लिपि का ज्ञान था, या फिर उसको लिखना आता था, या फिर उसे पढ़ने का ज्ञान हो गया था। तो इन सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ आपको, इसको हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, मान लो एक रामलाल है, रामलाल रामलाल ठीक है, रामलाल के एक बेटा हो गया जिसका नाम है गोविंद। क्या नाम है? गोविंद। ठीक है, तो दोस्तों जिस दिन इस बच्चे ने जन्म लिया, क्या इस बच्चे को लिखना और पढ़ना आ गया था? तो जब इसका जन्म हुआ, अर्थात ये मान लो जन्म से 3-4 वर्ष का होगा, तब तक इसको क्या पढ़ना लिखना आ गया था? नहीं आया पढ़ना लिखना। ठीक है, तो जो प्रारंभिक अवधि है उस प्रारंभिक अवधि में किसी प्रकार की लेखन लिपि का ज्ञान नहीं था। तो प्रागैतिहासिक काल भी ऐसा काल था जिसमें किसी प्रकार की ना तो लिपि थी और ना ही किसी लेखन कला का विकास हुआ था। दोस्तों लिपि जानते हो क्या? जो आपको पढ़ाया जाता है कि आप हिंदी पढ़ते हो, तो हिंदी पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले मात्राएं सिखाई जाती है, स्वर और व्यंजन वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वो ज्ञान ही क्या है? लिपि है। वही क्या है? लिपि है। तो आप जैसे क्या लिखते हो, ठीक है, तो कैसे आप जो भी मात्रा बना रहे हो, कैसे जितने भी शब्द बनेंगे वो सब क्या है? लिपि के आधार पर बनाए जा रहे हैं। धीरे धीरे दोस्तों इसने क्या किया, धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद आप स्कूल भेजोगे। दोस्तों स्कूल में जाने के बाद में आपको लिपि का ज्ञान कराया जाता है। आपके अध्यापक या गुरु जो भी हैं आपको सर्वप्रथम जाकर के आपको सिखाते हैं। सबसे पहले गोला बनाना सिखाएंगे, फिर गोला बनाने में बोलेंगे ऐसे बनाओ, ऐसे बनाने के बाद में पूरा आपको क्या बनाना सिखाएंगे। धीरे धीरे आपको लिपि का ज्ञान देंगे। तो इस समय लिपि का ज्ञान हो गया था और लेखन कला विकसित हो गई थी। लेकिन इन लोगों को पढ़ना नहीं आया कि ये क्या ही है, क्या है, क्या ही है। इन लोगों को पढ़ने का ज्ञान नहीं था। उसको लिखना तो आ गया लेकिन उसको पढ़ना नहीं आया। तो प्रागैतिहासिक काल में देखें तो क्या प्रागैतिहासिक काल में लेखन और लिपि दोनों नहीं थी, जबकि आधि ऐतिहासिक काल में दोस्तों लेखन और लिपि का विकास हो गया था लेकिन उनको पढ़ने का विकास नहीं हुआ था। अब आधि ऐतिहासिक और आधुनिक काल में जब बच्चा जवान हो गया, तो कॉलेज या स्कूल में जाने लग गया, तो प्रॉपर रूप से उसे लिखने का भी ज्ञान हो गया। ठीक है, उसकी लेखन गति भी हो गई और उसका पढ़ने का जो विकास है वो भी हो गया। अर्थात लेखन लिपि का ज्ञान के साथ साथ उसे उसके पढ़ने का भी विकास हो गया। कौन से काल में? आधुनिक काल में। अब दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से हम जो प्रागैतिहासिक काल है, इस प्रागैतिहासिक काल को भी कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो प्राग पाषाण काल, प्राग पाषाण काल। दूसरा है दोस्तों मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा है दोस्तों नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, एक बार दोस्तों इसको नोट कर लो फिर अपन पढ़ेंगे। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित कर रखा है। ठीक है, हम बात करें ये 3 भाग कौन कौन से? प्रारंभिक जो युग था वो प्रारंभिक युग पूरी तरह पत्थर पर आधारित था। दोस्तों जितने भी कार्य हुए होते थे, जितने भी औजार बनते थे, जितने भी बर्तन वगैरह काम में लिए जाते थे, वो सब दोस्तों किसके थे? पत्थरों के बनाए गए थे। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन औजारों के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिले हैं? कर्नाटक में एक जगह दोस्तों, कर्नाटक में जगह है लिंगसुगर, लिंगसुगर। ठीक है, ये रायचूर जिला पड़ता है, रायचूर जिले में लिंगसुगर नामक स्थान पर पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? पाषाण कालीन दोस्तों औजार प्राप्त हुए हैं। जबकि दोस्तों बात करें हम पूरा पाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल है, प्राक पाषाण काल की जो समय अवधि है वो 2.50 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है। दोस्तों इस समय जो मानव है उस मानव का जन्म ही हुआ था। अर्थात प्रारंभिक मानव जिसे हम गए, जो एक चिंपैंजी के रूप में था, एक बंदर के रूप में था, इस समय इस चिंपैंजी रूपी मानव का प्रारंभ या उद्भव हुआ था। अब देखिए दोस्तों, तो प्रारंभ में क्या किया इसने, जो इसकी जो स्थिति थी वो यायावर स्थिति थी।
दोस्तों क्या किसी भी जानवर को मार लिया, खा गया, आदमी ने आदमी को मार लिया और खा लिया और अपना जीवन यापन कर लिया, कहीं पे भी सो गए, कहीं पे भी घास फूस में रह लिए, ठीक है, गड्ढा बना करके जानवरों का शिकार करते थे, बड़े बड़े हस्त औजार होते थे, ठीक है, बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करते थे। जैसे बात करें दोस्तों हस्त कुठार, इस हस्त कुठार की साक्ष्य हमें दोस्तों कहाँ से मिले हैं? आंध्र प्रदेश से मिले हैं। कहाँ से मिले? आंध्र प्रदेश से। और जो ब्रोसपुट है, उस ब्रोसपुट ने 1863 ईस्वी में इसकी खोज की थी, रॉबर्ट ब्रोसपुट ने। रॉबर्ट ब्रोसपुट, रॉबर्ट ब्रोसपुट कब की दोस्तों? 1863 में। तो सर्वप्रथम इस हस्त कुठार की खोज रॉबर्ट ब्रोसपुट द्वारा की गई थी। इस समय जो मनुष्य है, इस मनुष्य ने क्या किया? बड़े बड़े पहाड़ है, उन पहाड़ों को काटना प्रारंभ कर दिया और पहाड़ों को काट करके उस पर भित्ति चित्र बना दिए, जिसमें ज्यादातर चित्र थे दोस्तों वो शिकारी प्रवृत्ति पर आधारित थे, जिसमें कि मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ऐसे जो पूर्व पाषाणकालीन जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, वो मिले हैं हमारे यहाँ भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कहां से मिले? भीमबेटका, भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले हैं। कहां से मिले? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कौन से मिले हैं? पुरापाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं, अर्थात भारत में सर्वप्रथम भित्ति चित्रों के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? भित्ति चित्रों के, भित्ति चित्रों के साक्ष्य कहां से मिले? ये मिले हैं कहां से? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। अब दोस्तों हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, ठीक है। इसे मेसोलिथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोलिथ, या इसको माइक्रोलिथ भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ तो औजार कहते थे, बड़े बड़े औजारों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ औजारों की आकृति है वो सूक्ष्म हो गई और इस कारण से इस काल को सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में माइक्रोलिथ भी कहते हैं। और मेसोलिथ मध्य पाषाण काल को दूसरा नाम है। दोस्तों इसका समाअवधि है 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक इसकी समाअवधि है। दोस्तों इस समय जो जलवायु घटनाएं हैं, जलवायु घटनाओं का प्रारंभिक शुरुआत इस मध्यकालीन मध्य पाषाण काल से ही मानी जाती है। इस समय दोस्तों जो मनुष्य है, जैसे मनुष्य की स्थिति थोड़ी ठीक हुई, ठीक है, हम देखते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य बिल्कुल चंपाई जैसा था, धीरे धीरे उसकी आकृति, उसकी रीढ़ का खंभ बिल्कुल सीधा हुआ और सीधा होने के बाद बिल्कुल खड़ा खड़ा दो पांवों पर चलना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उसने समूह में रहना निवास कर दिया। जबकि ऐतिहासिक काल में क्या था कि कहीं पे किसी मानव को खा करके पेट भर लिया, किसी जानवर को मार करके पेट भर लिया, शिकारी प्रवृत्ति का था पूरी तरह, कहीं पे भी सो गया। अब जो मध्य पाषाण काल है, इस मध्य पाषाण काल में उसकी स्थिति समूह में निवास करने की हो गई, लेकिन अभी भी दोस्तों इनके स्थायी निवास नहीं थे। दोस्तों इस समय उसने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसने सर्वप्रथम जैसे कुत्ते, ठीक है, ऐसे जानवर पाले जिससे उनकी सुरक्षा हो सके, मान लो रात को सोए तो कोई जानवर इनको परेशान ना करे। इस प्रकार के इन्होंने प्रारंभिक पशुपालन के लिए जो पशु चुने वो इस प्रकार के चुने। अब दोस्तों हम बात करें, अब इसमें मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से? मध्य पाषाण कालीन स्थलों में हम देखें तो सबसे प्राचीन मध्य पाषाण कालीन जहां पशुपालन की साक्ष्य मिले हैं वो है दोस्तों बागोर भीलवाड़ा, बागोर भीलवाड़ा, ठीक है दोस्तों। कौन सा? बागोर भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा से एक पशुपालन बस्ती मिली है जहां से प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों हम देखें आजमगढ़, मध्य प्रदेश में एक जगह है आजमगढ़, आजमगढ़ मध्य प्रदेश। कौन सा दोस्तों? आजमगढ़ मध्य प्रदेश। एक जगह है दोस्तों लंगनाज गुजरात, लंगनाज गुजरात, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है दोस्तों जहां से मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बात करें दोस्तों हम नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल की बात करें दोस्तों, इस समय इसका जो समय काल है दोस्तों वो 9,000 ईसा पूर्व से लगभग 3,000 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। दोस्तों इस समय मनुष्य स्थायी निवासों में रहना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य ने कौन सी काल में? नव पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया? स्थायी निवासों में रहना प्रारंभ किया, ठीक है। यहाँ पशुपालन का क्या हो गया? विकास हो गया। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। तो यहाँ पशुपालन के साथ साथ उसने कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया। अब कृषि करना प्रारंभ किया तो कृषि को बोझा है, उस बोझे को लाने के लिए किसी न किसी औजार की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए उसने पहिए का आविष्कार कर लिया।
अब अनाज उत्पन्न कर लिया तो अनाज उत्पन्न कर तो लिया, लेकिन अनाज को कुछ बना करके खाने के लिए आग की भी आवश्यकता है। तो उसने इसी समय नवपाषाण काल में ही आग का आविष्कार माना जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने प्रारंभ किए दोस्तों, और तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल से ही माना जाता है। अनाज उत्पादन होने के बाद ये लोग उन अनाजों को एक बड़े बड़े मृद भांड अर्थात मिट्टी के बड़े मृद भांड बनाकर उनमें उनका एकत्रण करते थे। दोस्तों कृषि के साक्ष्यों में देखें तो रागी का सर्वप्रथम जो विकास है वो देखें हम, जो उतनूर जगह है, एक कौन सी जगह, उतनूर अर्थात रागी एक फसल है, उस फसल की जो साक्ष्य मिले हमें दोस्तों वो मिले हैं उतनूर, और उतनूर पड़ता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। जबकि हम कहें कि नवपाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, किसका दोस्तों, नवपाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो दोस्तों उसमें मेहरगढ़ एक स्थान आता है। कौन सा दोस्तों, मेहरगढ़। तो नवपाषाण काल में सबसे प्राचीन स्थल है मेहरगढ़, जो कि वर्तमान सिंध पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर पढ़ेंगे। दोस्तों अब कुछ मानव से जुड़े हुए जो प्राचीनतम अवशेष हैं उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, अर्थात जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ है, कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। तो विश्व के सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। दूसरे दोस्तों बात करें मानव के साथ कुत्ते का समाधान, अर्थात डॉग का अंतिम संस्कार किया गया है किसके साथ, मानव के साथ, और ये मिले दोस्तों कहाँ से, बुर्जहोम से। कहाँ से, बुर्जहोम से। और जो कहाँ है बुर्जहोम, कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, कश्मीर में पड़ता है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्यों की बात करें दोस्तों तो ये कोल्डी हवा, ठीक है, कहाँ पे मिले मानव की प्राचीनतम साक्ष्य, कोल्डी हवा नेपाल में। जबकि बात करें दोस्तों चावल की भूसी के साक्ष्य तो लोथल और कालीबंगा से मिली है। चावल की भूसी कहाँ से, लोथल और कालीबंगा से। और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, कोल्डी हवा यूपी से, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये, इलाहाबाद में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मानव की खोपड़ी, ठीक है। मानव की खोपड़ी के जो साक्ष्य मिले हैं, अर्थात मानव जो खोपड़ी है जो लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी है, उसके साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिले हैं, अखनौरा मध्य प्रदेश से मिले हैं। कितने वर्ष पुरानी दोस्तों, लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं अखनौरा मध्य प्रदेश से। दूसरी बात है दोस्तों प्राचीनतम पाषाणकालीन भित्ति चित्र। भित्ति चित्रों के बारे में मैंने आपको पहले बताया, जब प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया था उसमें मैंने बताया कि प्राचीनतम पाषाणकालीन भित्ति चित्रों के साक्ष्य भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले हैं। दोस्तों यहाँ एक गुफा बनाई हुई है, उस गुफा के द्वार पर पशुओं के शिकार करने के चित्र उकेरे गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करें हम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। और ये मेहरगढ़ बस्ती है, ये मेहरगढ़ बस्ती दोस्तों वर्तमान बलूचिस्तान, कहाँ पड़ती है, बलूचिस्तान में पड़ती है। दोस्तों बात करें लोहे के साक्ष्य, प्राचीनतम लोहे के साक्ष्य, अर्थात मानव को सर्वप्रथम लोहे का ज्ञान कब हुआ, तो दोस्तों लगभग 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व मानव को लोहे का ज्ञान हुआ। और ये लोहा कहाँ से मिला, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले अतिरंज खेड़ा उत्तर प्रदेश से। कहाँ से मिले, अतिरंज खेड़ा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मानव की सभ्यताएं, अर्थात भारत में कौन कौन सी सभ्यताएं, कौन कौन सी सभ्यता स्थल है, उनका जन्म हुआ, विश्व में कौन कौन सी सभ्यताएं थी जो कि हमारी सिंधु सभ्यता के समकालीन थी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। दोस्तों व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।